Hello everyone, welcome back to O2IS Academy YouTube channel. So here we are doing our Polity Bytes series and आज का जो टॉपिक है दैट इज फेडरल सिस्टम. हम बार बार बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर या क्वाजी फेडरल इन नेचर. सो व्हाट इज दिस फेडरल, ये फेडरलिज्म होता क्या है, सो दैट वी विल स्टडी इन टुडेज लेक्चर. सो इस पर्टिकुलर लेक्चर की या बाकी पॉलिटी बाइट सीरीज के लेक्चर्स को आपको डाउनलोड करना है अगर पीडीएफ फॉर्म में फॉर द रिविजन. यू टू कैन सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल O2IS Academy. प्लस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आर O2IS Academy ऐप, जिसमें आप इन पर्टिकुलर सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इवन यू कैन डाउनलोड द अदर स्टडी मटेरियल ऑल्सो फॉर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि यू विल हैव अ ग्रेट रिविजन एंड आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे से चलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज फेडरल सिस्टम. लेकिन इसको स्टार्ट करने के साथ हमें सबसे पहले जो हमें चीज़ पता होनी चाहिए दैट इज़ व्हाट इज़ फेडरलिज्म. ये फेडरलिज्म क्या है, अगर हम एक नॉर्मल टर्म्स में समझें, अगर उस डेफिनेशन को भी तक हम ना देखें. सो बेसिकली जब भी बात फेडरलिज्म की होगी, फेडरल सिस्टम की होगी, तो अब एक छोटी सी चीज़ याद रखना, दैट इज शेयरिंग ऑफ द पावर. आप बस इतना याद रखिए, जब भी अगर आपको कुछ फेडरल देखना है ना कि दिस इज फेडरल, तो क्या पावर शेयर की जा रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे फेडरल. एंड एक जो टर्म आएगा इसके साथ दैट इज यूनिटरी, मतलब एक के पास सारी पावर है. एंड व्हेन इट इज कम टू द पावर, तो हो सकता है दीज ये दो हैं, इनमें एक चीज़ डिवाइड हुई, फिर इसके अंदर 2-3 और लोग हैं, इन्होंने डिवाइड की, इसके अंदर भी 2 लोग हैं जो डिवाइड कर रहे हैं. व्हेन इट इज द डिवीजन ऑफ द पावर्स दैट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म. Okay, now you study the definition, that is in which powers have been divided between the center and its constituent parts such as states or provinces. Center है, then state है, local government है, plus और भी authorities हैं जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हो सकती हैं. बाकी जो हमने ऑफिस में, ऐसा नहीं है कि सेंटर वहाँ पे बैठ के ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है. नो, वी हैव द स्पेसिफिक पावर्स, चाहे पब्लिक कमीशन, एनीथिंग, एवरीथिंग इज डिवाइडेड. व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड देन इट इज कॉल्ड अ फेडरल नेचर. ओके, और ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ से हमने बोरो किया, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच सेपरेटेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. ये आपने वैसे भी ये सारे एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक एक्ट का प्रोविजन पता होना चाहिए कि किस एक्ट के अंडर क्या आया है, प्लस हमारे आज के टाइम पे उस एक्ट के साथ क्या रिलेवेंस है. ओके, सो अब हम जब बात करते हैं फेडरेशन की, हमारे पास होती हैं 2 टाइप्स की फेडरेशन. वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकंड इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब सबको एक साथ पकड़ा हुआ है, ठीक है, सब आए हैं, एक को किसी ने पकड़ा हुआ. एंड व्हेन कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब सब साथ में आए और फिर उन्होंने एक चीज़ बनाई, मतलब ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, फिर उन्होंने एक बड़ा होल बनाया. लेकिन अगर आज यहाँ से ये निकल जाए तो सब ये जो सर्कल है ये खत्म. लेकिन जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, एक बड़ा सर्कल है, उसके अंडर ऑलरेडी है, आप इससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं. फाइन, तो ये चीज़ अगर आप इसको ऐसे समझें. सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज इन दिस टाइप पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी इन द होल एंटिटी. हियर पावर्स आर जनरली टिल्टेड टुवर्ड्स अ सेंट्रल अथॉरिटी. जब होल्डिंग टुगेदर की बात आएगी, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर एंड दिस कॉल्ड इंडिया. सिंपल सी बात आप ध्यान रखिए, जब भी आपको बात करनी होगी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या है, सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू द इंडिया का जैसा फेडरेशन है. क्या हिमाचल के पास या आंध्र प्रदेश के पास ये पावर है कि वो पर्टिकुलर स्टेट्स इंडिया से निकल के वो आज बोले कि मैं कहीं बाहर चले जाऊँ? नो. सो दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. एंड वन इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जो हम देखते हैं यूएस में, बिकॉज यूएस में सब स्टेट्स ने मिलकर आके एक बड़ा फेडरेशन बनाया था, ठीक है. बट अगर वो चाहे तो वो उससे बाहर निकल सकते हैं. नाउ द सिनेरियो है चेंज, बट पहले ऐसा था बिकॉज सब स्टेट्स ने मिलके आके ये फेडरेशन. इन दिस टाइप इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट. जैसे हमने ये पढ़ा, ये 4 यूनिट आए और उन्होंने एक बड़ा सर्कल बना दिया, ठीक है. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कंट्रीज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द शेप ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया. तो इंडिया को प्योरली फेडरल कंट्री नहीं बोलते, वी यूज द टर्म क्वाजी फेडरल, ठीक है, बिकॉज इंडिया में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो फेडरल इन नेचर है एंड कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो यूनिटरी इन नेचर हैं, ठीक है. तो जब हम आर्टिकल 1 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन उसने बोला है, स्टेट्स का यूनियन. कहीं पे भी फेडरेशन वर्ड मेंशन नहीं है,
पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड मेंशन नहीं है, बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ क्वाजी फेडरल नेचर। कभी वो फेडरल नेचर है एंड कभी कभी वो यूनिटरी नेचर भी होता है। नाउ वी विल स्टडी कौन से फीचर्स फेडरल हैं, कौन से फीचर्स यूनिटरी हैं, बिकॉज इस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कभी कभी किसी एग्जाम में आपको एज एन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द थिंग इज यू विल स्टडी कि कब आपको एक क्वेश्चन आता है कि हाँ डिफाइन किया आप इनमें से कौन से फेडरल फीचर्स है, कौन से हमारे पार्लियामेंट को या हमारी गवर्नेंस को फेडरल से पे ले जाते हैं। सो पहला जो फेडरल फीचर है दैट इज ड्यूअल पॉलिटी। सिंपल सी बात, सेंटर में एक गवर्नमेंट, स्टेट में एक गवर्नमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड ड्यूअल पॉलिटी। दो पॉलिटी सिस्टम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरे के पूरे इंडिया को सेंटर ही कंट्रोल कर रहा है, पर्टिकुलर स्टेट में कंट्रोल कर रहा है एक सेंटर एंड द स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, एंड उसके ऊपर जो है दैट इज सेंटर। नेक्स्ट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑलरेडी मेंशन है कि गवर्नमेंट्स को क्या करना है, उस सबकी लिमिटेशंस उसमें मेंशन है कि हाँ इस पर्टिकुलर अथॉरिटी की, ऐसा नहीं है कि जो हिमाचल गवर्नमेंट है वो जाके उत्तराखंड के लिए लॉ बना दे, नो, सबकी अपनी पावर्स, अपनी लिमिटेशंस, अपनी टेरिटरी उसमें डिफाइंड है। जब हमने शेड्यूल्स पढ़े थे उसमें हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था, या जब हमने यूनियन वाला चैप्टर पढ़ा था यूनियन एंड टेरिटरी, तो उसमें हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था कि हर एक की अपनी एक जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो उसमें मेंशन्ड है। एवरीथिंग इज डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ पावर्स। सिंपल सी बात, डिवीजन ऑफ पावर्स की जब बात आएगी सो वी विल टॉक अबाउट द 3 लिस्ट जो हमने 7th शेड्यूल में भी पढ़ी थी, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सबको अपने अपने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट इसमें भी कभी कभी यूनिटरी फीचर आ जाता है। लेकिन अगर सिर्फ हम डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करें तो इसमें आएगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें पावर्स डिफाइंड है, सब्जेक्ट्स डिफाइंड है कि कौन सी गवर्नमेंट किसके लिए लॉ बना सकती है कि नहीं बना सकती है। फाइन। नेक्स्ट इज सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। मैं आपको बार बार बोलती कि हमारी कंट्री की जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉ इज सुप्रीम। द लॉ इलेक्टेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट कंफर्म टू इट्स प्रोविजंस। कोई भी सेंटर या कोई भी स्टेट लॉ बनाएगी उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कभी भी उठ के किसी भी प्रोविजन पे नहीं बना सकते हैं, किसी कंट्री को पूछ के नहीं बना सकते हैं। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है आपको उसके अराउंड ही घूमना है, आप कहीं बाहर इससे नहीं जा सकते हैं। Next is independent judiciary. The Constitution established an independent judiciary headed by the Supreme Court to settle the disputes between the center and the states or between the states. When it comes to the states के बीच का dispute that is all related to this all किसका अधिकार है इसमें, that is with the judiciary। हमारी एक independent judiciary है, उसको पार्लियामेंट या किसी भी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। कोई भी स्टेट आए, कुछ भी आए, आज जुडिशरी इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। कोई वॉल, कोई उसमें डिफाइंड नहीं है कि जुडिशरी की जजमेंट को कोई अफेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है। जब बात आएगी रिजिड की तो वी हैव डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको नहीं छेड़ सकते, दैट इज कॉल्ड रिजिड। व्हेन इट इज कम टू फ्लेक्सिबल, हाँ अगर आप इसको बिना छेड़े कुछ अमेंडमेंट करते हैं आप कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है, बिकॉज टाइम के साथ कौन सा प्रोविजन आपके लिए एप्लीकेबल है, कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट टाइम वी आर गोइंग, कि जो 1950 में बना था क्या वो आज अप्लाइड है, नहीं है। बट उस पर्टिकुलर चीज़ को जब आप अमेंड करेंगे, उस प्रोविजन को आप अमेंड करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ नहीं छेड़ सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा रिजिड भी है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर को लेके, एंड द फ्लेक्सिबल भी है बिकॉज आप अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बाइकैमरलिज्म, दैट इज 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा। सो दीज आर द ऑल फीचर्स दैट इज विद रिलेटेड टू द फेडरल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट इज यूनिटरी फीचर्स। हमारे जो यूनिटरी फीचर्स, अगर हम सिंपल से बात बढ़े तो सिंपल सी बात, सेंटर स्ट्रांग हो जाएगा, सारी की सारी पावर आके एक में ही एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो ऐसे भी प्रोविजंस हैं, ऐसी भी एक कभी सिचुएशन अराइज हो जाती है जब सारी की सारी पावर हमारी किसके पास चली जाती है, यूनिटरी फीचर्स में चली जाती हैं। सो व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो डिवीजन इज पावर इन द फेवर ऑफ द सेंटर। यूनियन लिस्ट कंटेंट्स किसमें, अब देखिए इसमें आपको प्रोविजंस देखिए कि क्यों ये ऐसा बोल रहा है। यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट्स है एज कम्पेयर टू द स्टेट लिस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो डिफेंस हैं, जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सब किस में हैं, वो भी यूनियन लिस्ट में हैं।
ठीक है, अगर कॉन्करेंट लिस्ट वो दोनों के पास पावर है, लेकिन अगर एक ही चीज़ पे, एक ही सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई रूल बनाएगी एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, तो किसका रूल चलता है, ओवर रूल कर जाता है सेंटर का रूल। ठीक है, बाकी रेजिड्यूरी पावर जो भी है वो भी सेंटर के पास है। तो अपने स्टेट को पावर दी है नहीं दिया, वो उसका कोई फायदा नहीं। अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर कोई सेंटर ने लॉ बना दिया तो वो अल्टीमेटली वही अप्लाइड होगा, स्टेट के रूल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेट्स आर नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल। द स्टेट्स इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अभी मैंने आपको पीछे बोला कि ऐसा नहीं है कि आज आंध्र प्रदेश उठ के या हिमाचल बोले कि नहीं मैं इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ मिलने जा रहा हूँ। नो, यू डोंट हैव द राइट्स। पार्लियामेंट अपने आप सिर्फ बाउंड्रीज डिफाइन कर सकती है, जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़ के उन्होंने तेलंगाना बना दिया एंड आंध्र प्रदेश में दिस इज द पावर, बट एक पर्टिकुलर मैप के बाहर जो आप निकलोगे वो आप नहीं निकल सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर से आपके 4 पीस बन जाए, बट द थिंग इज ये रहेगा इंडिया के अंदर ही, अपनी टेरिटरी के अंदर ही। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अभी आपको बोला बेसिक फीचर को अगर आप नहीं छेड़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेंगे, तो आप कोई भी इसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो द बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द मेजोरिटीज, दैट इज सिंपल, देन स्पेशल मेजोरिटी, एंड एक थी स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन। तो जब ये वाली 2 चीज़, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अमेंड होता है, या तो सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी से। अब इसमें ये यूनिटरी फीचर क्यों है, बिकॉज जो रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स है वो बहुत लिमिटेड अमेंडमेंट्स में, तो सिंपल मेजॉरिटी है चाहे स्पेशल मेजॉरिटी है, वो तो कंप्लीटली पावर किसके पास है, सेंटर के पास। तो इसमें कौन स्ट्रांग हुआ, दैट इज आवर सेंटर ओनली। ओके, और बाकी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो वो भी पावर किसके पास है, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई भी बिल एक्ट पास नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, राज्यसभा में हर एक स्टेट की डिफरेंट है, बाउंड्री के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से है। ठीक है, कि किस स्टेट की कितनी सीट्स राज्यसभा में होंगी। राज्यसभा इज आर परमानेंट हाउस। देन इज इमरजेंसी प्रोविजन, जब इमरजेंसी लगती है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कंप्लीटली पावर, हमने प्रेसिडेंट रूल पढ़ा था, हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा था, कंप्लीटली पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास। कोई उसमें डिफरेंट लॉ नहीं देना है। एक बार अगर आप नेशनल इमरजेंसी अगर अप्लाई हो जाती है या कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर के कारण प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, तो कंप्लीट जो हेड चला जाता है दैट इज विद द सेंटर। सारे लॉ, सारे अथॉरिटीज, सारे ऑर्डर्स, एवरीथिंग, रेवेन्यूज एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय ओनली एंड ओनली सेंटर। देन पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट, मैंने आपको पहले भी बोला था, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन सम लेक्चर, कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कब कब बना सकती है, अगर राज्यसभा पास कर दे रेजोल्यूशन कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को ही लॉ बनाना चाहिए, वो चाहे स्टेट लिस्ट का भी सब्जेक्ट है, देन पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है। पार्लियामेंट इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड हैंड ले लेता है एंड पार्लियामेंट एक अथॉरिटी के अंडर राज्यसभा के बिल पास करते ही उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बना देता है। सो अगर स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए भी हैं तो वो भी राज्यसभा ओवररूल कर जाएगी। वीटो ओवर द स्टेट बिल्स, द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू रिजर्व सर्टेन टाइप्स। कुछ बिल्स ऐसे हैं जो गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेगा, लेकिन उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के पास कोई कंप्लीटली ऐसा नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको वो चीज़ करनी ही करनी है। कुछ और चीज़ सिंगल सिटीजनशिप है, वो भी हमारा यूनिटरी फीचर है। देन इट इज ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज विल स्टडी डिटेल इन द सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी एंड इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। देखिए, जब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड जुडिशरी की, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी, और जब आएगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो हमने ऑलरेडी वो पहले कर लिया है। सो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो आपको ध्यान रखें। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन करेंगे, तो वो काम किस में, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज है चाहे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, ये काम करते हैं किसके लिए, सबके सब स्टेट्स में काम करते हैं, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट जो सब कुछ है वो कौन करता है, सेंटर। नाउ वी विल सी दिस, दैट्स ऑल अबाउट दीज फीचर्स। दिस इज अ वेरी स्मॉल लेक्चर, बिकॉज आपको कुछ फीचर्स पता होने चाहिए, कभी कभी ये चीज़ आपके क्वेश्चंस में दिख जाएगा। प्लस मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपको कभी ये नहीं भी क्लियर है, बिकॉज ऑल फीचर्स कैन नॉट बी मेंशन्ड इन पर्टिकुलर दिस, द थिंग इज जहाँ पे आपको पावर शेयरिंग का पता लगे वो दैट इज कॉल्ड द फेडरल फीचर। जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे कंप्लीटली सेंटर स्ट्रॉन्ग हो चुका है, देन इट इज आवर यूनिटरी फीचर। सो पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज द इंडियन फेडरेशन रिजेंबल द कैनेडियन फीचर्स। तो सोर्सेज वाला चैप्टर, फॉर्मेशन, प्रेफरेंस ऑफ द टर्म यूनियन, डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो इसका जो आंसर है दैट इज आवर आंसर बी, इंडियन फेडरेशन रिजेंबल कैनेडियन का फॉर्मेशन, प्रेफरेंस ऑफ द टर्म यूनियन।
मैंने पहले बोला कि फेडरेशन जो टर्म है वो कहीं भी यूज़ नहीं की गई है। एंड यहाँ पे जो फॉर्मेशन है दैट इज रिलेटेड टू द फेडरेशन, फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री, जो हम बात कर रहे थे कि फेडरेशन जो बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो द ऑप्शंस आर डिस्ट्रक्टिबल स्ट्रीट्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आपसे इसमें पूछ रहा है कि नॉट यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं। तो पहले आप देख लीजिए यूनिटरी फीचर्स कौन से। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी फीचर, प्लस ऑल इंडिया सर्विसेज आर यूनिटरी फीचर, यहाँ पे इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स आएगा, ठीक है। एंड द इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है दैट इज आर अ फेडरल फीचर। तो आंसर विल बी 4 ओनली। नेक्स्ट इज for which of the following reasons did the constitution makers prefer the phrase union of states? The Indian Federation is the result of an agreement among the states. Is it correct? क्या Indian Federation सारे states को मिला के बनी थी? No, this is the wrong statement. हाँ, but US के रिलेटेड में this is case because US Federation is the result of an agreement of the states. The states have no right to secede from the Federation. Yes, this is correct. So answer will be 2 only. So that is all about this particular chapter, unitary features and the federal features. ठीक है, आपने देख लिया जहाँ पे पावर शेयर होगी, चाहे वो लिस्ट के बारे में थी, चाहे वो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के बारे में थी, दैट इज ऑल। या 2 बाइकैमरलिज्म था, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी अथॉरिटीज़ के ऊपर था। सो दैट ऑल आर इन आर फेडरल फीचर्स। लेकिन जब बात आएगी यूनिटरी फेडरेशंस की तो कंप्लीटली आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज़ में सेंटर स्ट्रॉन्ग बन जाता है, कंप्लीटली पावर सेंटर के पास चली जाती है, तो दैट इज आर अंडर द यूनिटरी फीचर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होप यू जस्ट लाइक दिस लेक्चर एंड यू विल लर्न मेनी थिंग्स अबाउट। सी ये वो चैप्टर्स है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं कि फेडरल फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स तो हमको पता है, बेसिक स्ट्रक्चर हमको पता है, बट द थिंग इज ये ना छोटा सा भी अगर इसमें स्लाइड चेंज हो, बिकॉज अभी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, मींस बहुत डीप एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। होते वो इजी है बट वी मिस आउट द, हमें याद होता है बिल्कुल हाई फाई पढ़ने का, मतलब हम बहुत, लेकिन जो मेन कोर पॉइंट्स होता है वो हम मिस आउट कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि इन पर्टिकुलर चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज इन लेक्चर्स, ये लेक्चर्स ऐसे अगर आप इन पीडीएफ्स को 1-2 बार भी अगर आप रीड करेंगे सो दैट विल बी इन टू योर हेड, लेकिन इन फर्दर वो कभी हो सकता है आपको ये किसी चीज़ को क्रैक करने में हेल्प कर दे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होप यू जस्ट लाइक द lecture. Thank you so much. Do subscribe the Telegram channel of O2IS Academy app. Plus you can download our O2IS Academy app also. Thank you so much.